हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। आज हम लेक्चर नंबर 129 में कोलिजन का एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वो टॉपिक अपन शुरू करें तो टॉपिक का नाम है बेटे किसी वस्तु, जैसे मान लो गेंद की पृथ्वी के साथ अप्रत्यास्थ टक्कर है तो इसका मतलब ऊर्जा की हानि होगी। टक्कर किस प्रकार से, इसको पहले डायग्राम से आप देखें। इस सिस्टम में दो पार्ट है, एक तो है बॉल और एक है अर्थ। अर्थ आप देखो बहुत भारी है, और आप जानते हैं बहुत भारी वस्तु जो होती है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अर्थ है बेटा यहाँ पर पृथ्वी, तो अर्थ का तो मैं यहाँ इसको सेकंड बॉडी यूज करूंगा, तो M2 जो इसका M2 यूज करेंगे तो V2 है या U2 है, वो तो 0 है रेस्ट में। जो फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, इसको जस्ट अपन ड्रॉप कर रहे हैं, इसको यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। थ्रो करने में और गिराने में, ड्रॉप करने में अंतर होता है। जस्ट इसको गिराना मतलब इसको आपने आरंभिक वेग कितना दिया है, U0 दिया यहाँ पर। ये इसका वेग कितना है बेटा, 0। यहां से इसको अपने छोड़ा, और मान लीजिए हाइट है वो कितनी है, h हाइट है ये, और यहां से यहां तक इसको जो समय लगना है उसको अपन t मान रहे हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है बेस्ट, कोई यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। पर जैसे ही इनके बीच यहाँ पे टक्कर होती है, कोलिजन होती है, तो ये जो कोलिजन यहाँ पर है, इस कोलिजन में जस्ट बिफोर, ध्यान देना, इस पहली टक्कर के ठीक पहले, ये फर्स्ट कोलिजन है, और इसके ठीक पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे डाउनवर्ड है, और इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर सिंबल दे रहे हैं u। इस u को तो आप सिंपल मानो कि ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब ये 0 से आप इसको छोड़ रहे हैं। मैं इसकी सिंबल की जो वैल्यू है वो u यहाँ पर इसको एज्यूम कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये प्रोसेस है ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन अपन जानते हैं यहाँ पर कि टक्कर किस प्रकार का है, अप्रत्यास्थ, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर होगा। अब लॉस ऑफ एनर्जी होने के बाद अब इसकी जो स्पीड है वो पहले से कुछ कम हो जाएगी। तो मान लो अब रिटर्न्स बैक, अब एक्चुअली आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो तो बॉडी यहाँ नीचे आएगी, एनर्जी कुछ इसकी लॉस होगी तो फिर ऊपर जाएगी वापस, लॉस होने से कुछ हाइट कम हो जाएगी, फिर वापस नीचे, फिर लॉस एनर्जी होने से इसकी हाइट फिर कम, फिर यहाँ वापस कोलिजन, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ लॉस हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते करते फाइनली आफ्टर मैक्सिमम बहुत अधिक टक्करों के पश्चात ये क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। अब थ्योरेटिकली इसमें जो टक्कर कितनी होनी चाहिए वो होती है अनंत टक्करें। तो अपन ये मानते हैं कि अनंत टक्कर के पश्चात ये बॉडी यहाँ अंत में रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बात क्लियर? परंतु अब इसको समझने के लिए इसकी जो टक्करें हो तो यहीं रही हैं, पर इसको मैं आगे बना रहा हूँ। तो ये इस तरह से मान लो, पहले टक्कर हुई, टक्कर के बाद वापस ये ऊपर जाए, तो इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ऊपर जा रही है, वापस यहाँ से नीचे आ रही है, फिर वापस यहाँ टक्कर हो रही है, फिर बॉडी ऊपर जा रही है, लॉस हो रही है, फिर हाइट उसकी कम हो जाएगी, ये वापस नीचे आ रही है, फिर इसमें मान लो टक्कर बीच में बहुत सारी हो रही है। मैं इसको मान रहा हूँ फर्स्ट कोलिजन, ये है सेकंड कोलिजन, ये थर्ड कोलिजन। इस तरह से अपन इसको लेंगे, मान लो यहाँ बहुत सारे टक्कर के पश्चात इसको मैं मान रहा हूँ यहाँ पे nth कोलिजन, और फाइनली बॉडी क्या हो चुकी है, स्टॉप्स हो गई है, ये रुक गई है। इसकी कौन कौन से पैरामीटर है उनको अपने को देखना है। ये फर्स्ट कोलिजन थी। अब ये वेलोसिटी देखो, इसके ठीक बाद इसको अपन लेते हैं वेलोसिटी ऑफ m जस्ट आफ्टर कोलिजन, टक्कर के ठीक पश्चात, पहले टक्कर के बाद में इसकी जो स्पीड है उसको मैं ले रहा हूं बेटा v1। अब ऊपर जाना है, इसकी हाइट है, इसने जो अटेन करी उसको मान रहा हूं मैं h1, और ये जा करके ऊपर जा रही है उस समय को अपन मान रहे हैं t1। ध्यान देना, जाने का समय कितना, t1 है। अब एयर में लॉस ऑफ एनर्जी है, आने का भी टाइम कितना बेटा, t1। तो ऊपर जाना और वापस बॉडी फिर यहाँ नीचे आएगी। फिर देखो यहाँ अभी तक इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इसको थ्रो करा अपने v1 से, वापस v1 से ही नीचे कोलाइड करेगी।
V1 से वापस कोलाइड करेगी। फिर ये है यहाँ पर, ये थी फर्स्ट कोलिजन के ठीक बाद, ये सेकेंड कोलिजन के ठीक पहले, और ये सेकेंड कोलिजन के ठीक बाद, और इसके बाद जो वेलोसिटी है बेटा वो कौन सी है, v2। ऊपर जाने की हाइट को अपन ले रहे हैं यहाँ पे s2, जाने का समय कौन सा t2 है, और आने का भी समय कितना t2 है। जिस स्पीड से गई थी वापस उसी से नीचे कोलाइड करेगी, और उसको मान ले अपन कितना v2। और फिर वापस यहाँ से मान लो कोई nth कोलिजन है, इसकी स्पीड मैंने v1n मान ली, यहाँ इसकी हाइट कितनी है hn, और यहाँ जाने का समय है वो कौन सा आपका tn है, tn, और आने का समय भी कौन सा आपका tn है, और लास्ट में क्या हो चुका है, स्टॉप। ये कहानी है। वापिस इसको बाद देख लें, यहाँ इसमें हो रहा है फर्स्ट कोलिजन, तो यहाँ इसकी स्पीड ये है टक्कर के ठीक पहले, और टक्कर के ठीक बाद कौन सी v1 है। ये है सेकेंड कोलिजन, सेकेंड कोलिजन ठीक पहले स्पीड कौन सी है v1, और उसके बाद कौन सी है v2। थर्ड कोलिजन के बाद तो जो कोलिजन यहाँ पर है ना, ये बेटा फर्स्ट कोलिजन है, और यहाँ पर ये जो है वो है सेकेंड कोलिजन, और ये जो है इसको अपन कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो है इसको हम कह रहे हैं nth कोलिजन, स्मॉल लेटर्स में है, और ये हो गया आपकी इनफाइनाइट के बाद है वो स्टॉप हो गया। क्लियर। अब देखो यहां से इसको अपन छोड़ रहे हैं, एयर में इसमें कोई समस्या नहीं है, तो टक्कर के ठीक पहले, प्रथम टक्कर के ठीक पहले इसकी स्पीड कितनी u है, तो वो यहां से अपने को इसकी कैलकुलेशन वो शुरू करनी है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, पहला इसका पॉइंट, प्रथम टक्कर से पूर्व गेंद की चाल कितनी, या तो मैं इसको u लिखूं हाइट के रूप में, तो आप जानते हो हाइट के रूप में कितना है √2gh, और अगर मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक आने का समय t लगता है, तो इस रूप में मैं इसको लिखता हूँ gt, स्पीड लिख रहा हूँ, डाउनवर्ड है वैसे, डायरेक्शन के रूप में लिखो तो माइनस में आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब मैं लिखूँ इसको, देखो न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन, न्यूटन की टक्कर के नियम से मैं यहाँ पे इसका E निकालूंगा, लॉस हो रहा तो E यहाँ पे होना है, तो E की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। E का फॉर्मूला क्या था, v2 माइनस का v1 अपॉन u1 माइनस का u2। अब यहाँ ये चीज़ें है ना थोड़े सिंबल क्या है, हमने v2 और भी ले रखे हैं, v2 यहाँ पे अर्थ का भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल एक पहला स्टेप। ये जो न्यूटन का टक्कर का नियम अपन यहाँ लगा रहे हैं, ये जस्ट किसके लिए है, ये जस्ट हमारे यहाँ है अर्थ, और देखो जो फर्स्ट कोलिजन उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और ये किसके लिए है, टक्कर यहाँ पे किस में हो रही है, गेंद में और अर्थ में हो रही है। इसका मतलब यहाँ 1 वाला पार्ट किसका है, गेंद का, और 2 वाला पार्ट किसका है, अर्थ का है। और हम जानते हैं कि अर्थ तो पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में है, इसलिए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बेटे जी यहाँ v2 भी 0 है और u2 भी कितना 0 है। अब केवल मात्र अपने को इसकी वैल्यू पुट करनी है साइन के साथ। ध्यान दो, ये फॉर्मूला माइनस पहले से पढ़ा है। v1 कैसा, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, अपवर्ड है, तो v1 मैं इसको v1 ही मान रहा हूँ, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है e की टर्म्स में। u1 टक्कर के पहले नीचे की तरफ है, तो इसको मैं ये u1 की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना, तो माइनस का u, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये v1 अपॉन u आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप याद कर लें, तो देखें हमारे पास जो e का वैल्यू आया वो आ चुका है v1 अपॉन u, v1 अपॉन u। अच्छा जी, v1 क्या है, पहली टक्कर के बाद की स्पीड है, तो इसको मैं यदि अब ये फॉर्मूला बन गया, अगर इसको हाइट के रूप में आपको लिखना हो तो कैसे इसको आप कन्वर्ट करेंगे, तो v1 की वैल्यू हाइट के रूप में, यदि कोई बॉडी यहाँ v1 से निकल रही है और ये h1 हाइट जा रही है, तो h की टर्म में आप v1 को क्या लिखोगे, तो देखो इसको आप लिखोगे √2gh1 अपॉन u। यदि हम यहाँ से किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, हाइट इसकी h है, तो यहाँ पर h के टर्म में u का वैल्यू कितना है वो भी आप जानते हो, इस u को भी मैं लिखता हूँ √2gh, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यदि मैं इसको ड्रॉप करता हूँ और ये t समय में यहाँ ड्रॉप करती है, तो इसका u कितना हुआ gt, तो u तो कितना हुआ gt, और यदि v1 की वैल्यू निकालता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर इसकी स्पीड यहाँ पर v1 है और t1 समय बाद ये टॉप पर पहुँच रही है, तो टॉप पे पहुँचने का समय t1 कितना होता है, और नीचे आने का भी समय t1 है, तो ऊपर जाने का समय आप जानते हो, जैसे उस रूप में आप v1 लिखोगे तो ये कितना हो गया gt1।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दोनों में रूट है, तो आप रूट इसको कंबाइन कर दोगे तो 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो ये h1/h आ गया, यहाँ g से g आप उड़ा दो, तो बहुत ही फॉर्मूला रिजल्ट आ रहा है v1/u इज इक्वल टू, यहाँ है देखो बेटा जी रूट h1/h इज इक्वल टू यहाँ है t1/t, t1/t। ये u h और t है वो जो फर्स्ट आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं स्टार्टिंग वाले केस वाले में है, और यहाँ पे v1 h1 और t1 क्या है, ये फर्स्ट कोलिजन के पश्चात, ये तो ठीक उसके बाद की स्पीड है, ये है उसके द्वारा प्राप्त मैक्सिमम हाइट, और ये है उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय है। क्लियर? तो इस तरह से आपके फॉर्मूले बन गए। ये पहला पार्ट इस तरह से आपको समझना है। अब देखो इसका मैं बी पार्ट ले रहा हूं। बी पार्ट है कि किसी भी टक्कर के पश्चात आपको उसका वेग है, उसमें कितनी ऊंचाई प्राप्त कर ली है वो निकालनी है, या आपको समय ज्ञात करना है उसके लिए। तो किसी भी टक्कर के पश्चात वेग, समय और ऊंचाई ज्ञात करना, पॉइंट आप इसमें नोट कर लेना, किसी भी टक्कर के पश्चात वेग और समय और ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसमें, वेग के पदों में करता हूं। तो ध्यान दें जो ई का फॉर्मूला बटा बन गया ना, ये वैसे है कितना v1/u। ये v1 क्या है देखो, ये है जिस टक्कर की अपन बात कर रहे हैं उसके ठीक बाद की वेलोसिटी अपॉन कौन सा है, पहले की वेलोसिटी। इस तरह से देखो ठीक बाद की वेलोसिटी तो उससे पहले की वेलोसिटी, तो जस्ट बाद की और पहले की वेलोसिटी को अपन डिवाइड करते हैं तो ई आता है। तो मैं लिखूं इसको v2 तो कितना v1, मैं इसको लिखूं बेटा जी v मान लो 3 करता हूं तो v2, मैं लिखूं इसको vn तो vn-1, यानी किसी भी कोलिजन के ठीक पहली कोलिजन की जो वेलोसिटी है उन दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं तो हमें e का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? यही सब ओरो में है, यही सब में ओरो में है। तो जैसे इससे अपन सॉल्व करें, मुझे यहाँ v1 निकालना है, तो बेटा जी v1 हमारे पास कितना eu आ गया, मुझे v2 निकालना है, तो v2 कितना ev1 आया, v2 का वैल्यू कितना हुआ ev1, e और v1 की वैल्यू हमारे पास है eu, e इंटू यू, 1 और 1 पावर बेस सेम होने पावर ऐड हो गई, तो कितना e, बोलो बोलो 2 इंटू यू, यहाँ e की पावर 1 थी, यहाँ 2 होने पे 2 हो गई, 3 होने पे 3 हो जाएगी, 4 होने पे 4 हो जाएगी, तो vn इज इक्वल टू ई की पावर इंटू यू कर दीजिएगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ ई की टर्म्स में, यदि हाइट आपको निकालनी है तो हाइट का हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला, इसको यूज कर लो, तो रूट h1/h, यही उसमें काम ले लो, रूट h2 अपॉन कौन सा बेटा h1, रूट कर दो यहाँ पे h, मान लो n अपॉन कौन सा n-1। अब इसका स्क्वायर करने पर आएगा ना ई, तो इसको सबका स्क्वायर कर दो तो कितना ई स्क्वायर आ गया, सबका स्क्वायर कर दो तो ये ई स्क्वायर हो गया। तो h1 निकालो आप इसमें से, h1 कितना हुआ ई स्क्वायर इंटू एच, मुझे h2 निकालना हो तो कितना हुआ ई स्क्वायर इंटू h1, तो ई स्क्वायर इंटू h1 कितना ई स्क्वायर h, ई स्क्वायर इंटू एच, ये हुआ ई की पावर 4 इंटू एच। तो देखें 1 होने पे 2 है, 2 होने पे 4 है, 3 होने पे 6 आएगा, यानी डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। जब डबल हो रहा है तो इसमें आप जब hn लिखोगे, hn वो बेटा e की पावर 2n इंटू एच आ जाएगा, e की पावर 2n इंटू एच। इस तरह से आप इसको टाइम के रूप में लिखोगे तो दो जिस फॉर्म में e वेलोसिटी के रूप में वैसे ही टाइम के रूप में है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो समय वाले के रूप में, e बराबर ये आपका t1 अपॉन टी, या t2 अपॉन कितना t1, या कौन सा बेटा t3 अपॉन कौन सा t2, या tn अपॉन कौन सा tn-1। तो यहां पर भी t1 निकालो, et, t2 कितना et1, वैल्यू पुट करोगे तो इसमें जो आप tn निकालने जा रहे हो तो tn का वैल्यू आपको यहां पर e की पावर n इंटू टी मिल जाएगा। समझे? तो ये आपको अच्छे से समझना है। किसी गेंद जिसको कि h ऊंचाई से अपन ड्रॉप करते हैं, तो h ऊंचाई से ड्रॉप करने के पश्चात जब वो पृथ्वी से बारंबार टक्कर करती है, रिपीटेडली टक्कर करती है, और हर टक्कर में समान रूप से ऊर्जा की हानि करती है, और इसका E है वो नॉन जीरो है। तो यहां पर एक तो देखना कि सिस्टम में कौन कौन है, वस्तु और पृथ्वी है। यहां पे वस्तु और पृथ्वी पूरे सिस्टम का रेखीय संवेग कंजर रहेगा। यहां पे वस्तु और पृथ्वी जो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार कैसी लॉस हो रही है, घट रही है।
हाँ, पर मैं कहता हूँ कि वस्तु और पृथ्वी के जो सिस्टम की बात करता हूँ, उस पूरे सिस्टम की जो कुल ऊर्जा वो कैसी कांस्टेंट है। पर मोमेंटम की बात करते हो तो कभी भी ऐसा नहीं कि अकेले इस वस्तु का मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, वो नहीं रह रहा है। अकेले अर्थ का रह रहा है, वो भी नहीं रह रहा है। अपन प्योरली इसमें यूज करेंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। एक बहुत प्यारी बात नोट डाल के आप नोट करना कि जो अपन यहाँ पर ई की वैल्यू निकाले हैं, और ई का जो सबसे सुंदर जो फॉर्मूला है ना, जो सबसे ज्यादा काम का है, जो सबसे अधिक आपको याद रहता है, वो ये रहता है, E इक्वल टू V1/U है। V को अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम के रूप में और एच के रूप में। ये क्वेश्चंस में सिर्फ एक फॉर्मूला है ना, इसको यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस है वो करने चाहिए, और इसी से सारे फॉर्मूले बनाने चाहिए आपको। कर लेंगे, बोलो। हाँ, मैं नोट एक बता रहा था कि इनको चेक करो और देखो, इनका वैल्यू है वो G पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अर्थ पे है, मैं उसको मून पे ले गया, किसी अदर प्लानेट पे ले गया, और प्लानेट के चेंज होने से क्या होता है, वहाँ का ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है, पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए इस फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में, इसी फॉर्म में बिना किसी चेंज किए हुए आप अर्थ पे लगा सकते हो या किसी अदर प्लानेट पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसे कुछ एग्जाम्पल देख लें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो आप, ये वाला पढ़ ले पहले, या सही रहेगा पहले अपन क्वेश्चन करते हैं बीच वाला। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 अक्षर है ABC, तो बीच वाले को सबसे अधिक ठंड क्यों लगती है? बीच वाले को सबसे अधिक ठंड क्यों लगती है? क्योंकि वो AC के बीच में ठंड लगनी है। ऐसे ही तो अच्छा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, बीच वाला कर लेते हैं। ओके, आ जाओ। तो इस ब्लॉक को अपन ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब पहले इसकी स्पीड कितनी है 0, और इसको 32 मीटर की ऊंचाई से अपन ड्रॉप कर रहे हैं। ई आपको दे रखा है 0.5। बॉल यहाँ पे बाकी लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी है कि हमेशा कि रिपीटेडली यहाँ पर वो नीचे गिर रही है और जा रही, गिर रही है और जा रही है। क्लियर? तो देखें आप, पहले पूछा आपको दूसरी टक्कर के बाद इसका एच मैक्सिमम कितना है, वो आपको फाइंड करना है। दूसरी टक्कर के बाद एच मैक्सिमम, इसका मतलब हुआ क्या, इसको अपन सॉल्व करें बेटे जी। तो मान लो ये फर्स्ट कोलिजन है तो H1, दूसरी बाद में कौन सी H2। तो H2 का फॉर्मूला था क्या, वो था e⁻²n × H, इनिशियल वाली, याद करें आप। तो E कितना है देखो 0.5, इसका मतलब इसको 1/2 कर दूं, 1/2 इंटू 2 इंटू सेकेंड टक्कर है तो इसको n का मान कितना 2 हो गया, और H कितना बेटा जी 32, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 4 हो गया, तो 1/r की पावर 4 है, यानी 1/2 जो है ना बेटा, इसकी पावर कितनी है 4 है। ये 4 पावर है, 1 पर भी है 2 पर भी है, या इसको 1/2 इंटू 1/2 ऐसे आप नोट करते हो, तो कितना हो गया 1 हो गया 16 इंटू 32, तो 1/16 इंटू 32, तो ये हुआ 2 मीटर। तो दूसरी टक्कर के पश्चात कितनी ऊंचाई तक जाना है इसको, वो है 2 मीटर। क्वेश्चन ठीक है, ये पहला ए हो गया। अब बात करता हूं बी की। सेकंड, यदि ई का मान कितना 0.6 हो तो प्रथम टक्कर के बाद इसकी एच मैक्सिमम कितनी है, यानी आपसे पूछा है अभी ओनली H1, पहले टक्कर के बाद में H1, तो H1 का फॉर्मूला कितना e⁻²n, टक्कर कौन सी है बेटे फर्स्ट, तो n का मान 1, तो क्या बात देखो e⁻² इंटू 1 इंटू H, H तो 32 ही है। अच्छा e कितना था बोलो, e था 0.6, तो 0.6 की पावर 2 इंटू कितना 32, इसमें 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कितना 0.6 इंटू 0.6 0.36, 0.36 को आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब अप्रोक्सीमेट 11 मीटर के आसपास, इसके 11 पॉइंट समथिंग आंसर आपको आ जाएगा, मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। सी कह रहा है कि प्रथम टक्कर से दूसरी टक्कर तक, ये देखो पहली कोलिजन है और उसके बाद ये स्पीड है, तो पहली टक्कर से आपको बोला है कहां तक, प्रथम टक्कर से, यानी स्टार्ट कहां से करना है, पहले टक्कर के बाद आप लोग यहां से दूसरी टक्कर तक, तो पहली टक्कर हुई यहां पर, वापिस ऊपर जाकर नीचे जब आ रहा है तो यहां हो रही है सेकंड कोलिजन। तो कह रहा है कि प्रथम टक्कर, ये तो एक स्थान पर है, तो प्रथम टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का लगा कुल समय
तो देखो मैंने कहा था ये समय कितना जाने का ऊपर का t1 है, नीचे आने वाला भी कौन सा t1 है, तो कुल समय कितना हुआ 2t1, कितना 2t1। तो इसमें आपको फाइंड करना है t2, कुल समय जो भी आपका है, जो टोटल समय आपका है उसको मैं ले रहा हूं, तो वो है कितना 2t1 है बेटा, 2t1। अच्छा t1 की वैल्यू कितनी आएगी, t1 ही तो है, तो t1 कितना e की पावर 1 इंटू टी, और ये क्वेश्चन इस पहले वाले का भाग का है, ये तो बीच बी तो आपका अलग से क्वेश्चन था। अच्छा अब इसको सॉल्व करता हूं, तो 2 इंटू ई का मान आपको दे रखा है 1/2.5 था ना, और ये टी का मान देखो 32 मीटर से आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, तो इसमें समय कितना लगता है 2h/g, याद करो 2h, h कितना है 32 अपॉन g को 10 मान लो, उड़ा दो इससे इसको 5, 1/2 से e आपका कैंसिल। अच्छा अब इसमें जो शेष पार्ट है ये है 32/5, 32 को मैं कर दूं यहाँ पे 16 इंटू 2 अपॉन बेटा जी 5, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 4√2/5, 4/√2, इसको भी सॉल्व कर सकते हो 0.8, तो 0.8 इंटू √2 कितना 1.414, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका अप्रोक्स है वो आंसर है वो फाइंड कर सकते हो, कर लेंगे। तो ये आपका एक शानदार क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं इस वाले में, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई बॉडी उसका मास कितना स्मॉल एम है, इसको अपन 5 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, और कह रहा है कि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 1.8 मीटर है, तो पूछा कि उछलने के बाद गेंद किस गुणांक से अपना वेग खो देती है, ये अपना वेग है वो किस गुणांक से खो दे रही है, वो अपने को यहां से पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप देखें किस कैसे खो देगा। तो पहली बात तो ये है कि इसका टक्कर से पहले वेग कितना u है, टक्कर के बाद कितना है v1, तो किस गुणांक से खो देता है, खो दिया मतलब कमी आ गई, कमी आ गई, आपसे पूछा कमी मतलब डेल्टा v अपॉन जो इनिशियल u है, यानी ये तो कौन सी लॉस कमी अपॉन बेटा जी कौन सा u, ये आपसे पूछा जा रहा है। खो दे रहा है किस गुणांक से खो रहा है, खोना कमी होना, ये परिवर्तन के रूप में नहीं है, इस रूप में आपको निकालना पड़ेगा। अब कमी होती है मोर माइनस लेस, तो u माइनस का बेटा v1 अपॉन u आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिर v1 निकालना पड़ेगा। v1 क्या, टक्कर के बाद का वेग, या इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूं तो 1 माइनस कितना v1 अपॉन u, अगर ये आप फाइंड कर लेते हो तो आपका प्रश्न भी हो जाता है। और v1 अपॉन u ये हम जानते हैं अच्छे से, याद करें इसका e था क्या, वो तो v1/u ही तो था, और हाइट के रूप में भी याद करो इसको क्या था h1/h ही तो था, तो h हाइट के रूप में अपन ने, अपने पास तो हाइट है h1 कितनी 1.8 अपॉन h ये कितनी है 5, उड़ाऊं इसको पॉइंट को तो 50 हो गया, उड़ाऊं इसको 2 से उड़ा दूं तो कितना 9, ये हो गया आपका 25, रूट में ही तो है, रूट में साहब, तो 9 का रूट कितना बोलो 3, तो आप इसको क्या लिखें 3/5 यानी 0.6, 3/5 होता है 0.6, तो इसका e है वो कितना 0.6 है, e 0.6। अब आ गया तो v1/u, देखो v1/u भी कितना है 0.6 ही तो है, आपने e तो फाइंड करा पर वो है तो v1/u ना, तो इसका वैल्यू देखो 1 माइनस 0.6 तो कितना हुआ 0.4, ये फ्रैक्शनल इसमें कमी आ रही है, इसको अपन 100 से गुणा कर देंगे तो 40% ये कमी आ रही है, 40% इसकी वेलोसिटी है वो घट रही है टक्कर के दौरान। तो ये आपका प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन है, इसके आसपास का प्रश्न एक नीट में पूछा हुआ है, इस मॉड्यूल में नहीं है पर वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन प्यारा है इसमें, जो क्या लिखा है कि दूसरी टक्कर तक कुल समय 2.4 सेकंड है, दूसरी टक्कर तक यानी ड्रॉप करने से लेकर के जब सेकंड टक्कर होती है तब तक का कुल समय 2.4 सेकंड है, तो आपको ई निकालना है। आपने यहां से ड्रॉप करा है तब से लेकर के, तो पहला समय अपन मानते हैं मान लो टी, अब देखो ये फर्स्ट टक्कर हुई ना, तो पहले टक्कर के बाद बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आएगी, ये आपका समय t1, ये भी कौन सा t1, फिर यहाँ पे टक्कर सेकंड हो गए वापिस, ये फर्स्ट कोलिजन का ही प्रोसेस है, ऊपर जा करके नीचे, ये है सेकंड कोलिजन। तो ये सेकंड कोलिजन, प्रश्न आपका था
कि दूसरी टक्कर तक, यानी टक्कर तो यही हो रही है सेकंड, यहां तक का कुल समय कितना 2.4 सेकंड है। कुल समय है कितना देखो, t + 2t1, ये t1 जाने का t1 नीचे आने का, तो कितना टोटल हो गया ये। तो इसको अपन सॉल्व करें, इसका स्टार्ट करें, तो कुल समय को t मान लूँ, वो है कितना बेटा जी हमारे पास t + 2t1, t + 2t1, जिसमें से t आपको दे रखा है कितना 2.4 सेकेंड, t आपको दे रखा है 2.4 सेकेंड। t, ये t है, इसको जस्ट ड्रॉप करने वाला, इस ड्रॉप करने वाला समय है वो है बेटा 2h/g, h कितना 4.9 अपॉन g, g कितना है 9.8, उड़ाओ इससे कितना हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 सेकेंड प्लस 2t1, तो ये आ गया 1 सेकेंड। 2t1 + 1 सेकेंड इक्वल टू 2.4। तो अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो देखिए यहाँ से इसको 1 कर देना आप है ना, तो 2t1 का वैल्यू कितना 2.4 माइनस का 1, तो 1.4 सेकेंड, तो इसे t1 का वैल्यू कितना 1.4 अपॉन 2, तो बेटा आ गया 0.7 सेकेंड। क्लियर। अब आपसे पूछा है तो E है, और E का फॉर्मूला मैंने कहा था v1/u रूट कौन सा आपका h1/h या t1/t, जो भी इसमें से आप फॉर्मूला काम में ले सकते हो ले लो। अपने पास t1 कितना है 0.7 सेकेंड, और t कितना था 1 सेकेंड, 0.7 अपॉन 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 0.7। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, यानी प्रत्यावस्थान गुणांक है। कर सकते हो ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, ये सोल्ड एग्जाम्पल फर्स्ट है, वैसे अपने मॉड्यूल से आप देख सकते हो। क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी h ऊंचाई से ड्रॉप करने पर उसके द्वारा प्राप्त बाद की ऊंचाई कितनी स्मॉल h है, और उसमें ग्राफ आपको बना के दे दिया है। h से इसका मतलब 90 मीटर से गिराने पर 40 मीटर वापस हाइट पे जा रहा है, ये आपको एक डाटा दे दिया। अब पूछा क्या है कि अगर हम 2 kg की वस्तु को 81 मीटर से गिराते हैं तो सतह से दूसरी बार टकराने के ठीक बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो ये हमारे पास है h और ये h1 एक तरह से, तो इससे आप ज्ञात कर सकते हो। देखो प्रत्यावस्थान गुणांक इससे आप निकाल सकते हो, और प्रत्यावस्थान गुणांक क्या था, वो था आप देखो h1/h, याद है h1 में बाद की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, पहले कितनी है 90, उड़ाओ इससे √4 2 √9 3 2/3, ये इसका E आ गया। क्लियर। अच्छा, अब पूछा हमसे क्या दूसरे में, ये पूछा है कि दूसरी बार टकराने के ठीक बाद काइनेटिक एनर्जी, तो दूसरी बार टकराने के ठीक बाद उसकी स्पीड क्या है v2, जो अपन लेते हैं v2 क्या था e⁴n × v था, याद करो तो सही है, और v भी कौन सा स्टार्टिंग वाला u मान लो आप। अच्छा, e⁴ कितना n कितना है 2, u हमारे पास है इनिशियली, वो अपन ज्ञात कर लेंगे। तो हम देखो 81 मीटर की ऊंचाई से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये वेग जो आपका है वो हो गया एक तरह से √2g, और h के स्थान पे आप चाहो तो 81 मीटर काम में ले सकते हो। ये हमारे पास v2 आ गई, और आपको वैसे ज्ञात करना क्या है, चलो इसमें इतना छोड़ दूँ, एक बार इतना कर दूँ e⁴ × u, बाद वैल्यू पुट कर लेंगे। आपसे पूछा है कि इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो तो है ½ m × v2 का स्क्वायर, बस वैल्यू तो पुट करनी है ½ अच्छा, m का मान कितना बेटे जी 2 kg इंटू v2 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर क्या करोगे e⁴ पहले से 4 हो गए ना, e⁴ इंटू u, और इसका भी स्क्वायर है तो u स्क्वायर, और u कितना है √2gh 2gh, h कितना बेटा जी 81 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, e हमारे पास था कितना 2/3, अब इसकी पावर कितनी है 4, 2 की पावर 4 कितनी हुई 16 16, 3 की पावर 4 कितनी हुई 81 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 81। अब इस 81 से 81 कैंसिल, 16 इंटू 2 32 इंटू 10 320 जूल इसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। सेकंड आओ, 10 मीटर ऊंचाई से गिराने पर
प्रथम टक्कर में 40% ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो उसके पास पहली बात तो ऊर्जा कौन सी है, जैसे इस क्वेश्चन को आप समझें, आप यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ये एच ऊंचाई अपन यूज करते हैं, तो यहां उसके पास वैसे एनर्जी कौन सी, मैं बात करता हूं मैकेनिकल की, ई को मतलब यांत्रिक ऊर्जा, ये है बेटा जी U प्लस के, U प्लस के तो अभी इसकी 0 है, तो ओनली अभी इसके पास टॉप पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वही इसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में है। अच्छा, जब ये टक्कर होती है फिर यहाँ से ऊपर जाती है, तो उसके बाद मान लो यहाँ मैं इसके E1 लेता हूँ, वो भी कितनी U1 ही है, यहाँ तो टॉप पे से काइनेटिक 0 हो गई, उसके बाद वापस ये नीचे आता है, फिर वापस यहाँ से ऊपर जाता है, तो उस पॉइंट पर भी इसके पास एनर्जी कौन सी E2 है, यानी E2 है वो किस रूप में है, U2 के रूप में ही है। तो ऊर्जा के सेंस में आप इसको पोटेंशियल से तुलना कर सकते हो। कुल ऊर्जा मतलब कौन सी ऊर्जा, तो टॉप पर देखो, नीचे तो इसके पास प्योरली कौन सी काइनेटिक है, और टॉप पे इसके पास है कौन सी पोटेंशियल, तो आप यहाँ पे ऊंचाई के रूप में है, तो प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। देखो 10 मीटर से गिराने पर प्रथम टक्कर में 40% ऊर्जा क्षय हो गई, यदि यहाँ पर 40% ऊर्जा क्षय हो गई तो अब शेष ऊर्जा कितनी रही, 60%। तो यहाँ जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो यहाँ वाली है वो कितनी है, यहाँ थी उसकी 60% है ना, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि E1 जो है बेटा जी वो है 60% ऑफ E। अब E तो है किसमें, पोटेंशियल के रूप में है ना, तो मैं इसको ऐसे कह दूं U1 बराबर कितना, 60/100 U, इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो U1 क्या है, इस पॉइंट पर है, वो है बेटा mgh1 बराबर, ये बेटी जी 60/100 इंटू mgh। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, mg से mg आपका कैंसिल हो गया, आपको फाइंड करना है यहां पर h1, तो ये देखो साहब h1 की जो वैल्यू है, प्रथम टक्कर के बाद की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी, तो ये हम इसको उड़ा दें इससे, ये हो गया देखो 3/5, तो 3/5 इंटू ये h कितने से गिराया हम लोगों ने, 10 मीटर से, तो 5 दूनी 10, तो 6 मीटर ऊंचाई तक ये वस्तु पुनः जाएगी। अब देखो हमारे पास इसमें ये h भी है और h1 भी अपन ने निकाल ली, h हमारे पास था बेटा जी 10 मीटर और ये h1 कितनी है, 6 मीटर। तो अब इसका अपन E निकाल सकते हैं, तो E कितना होगा, E आप इससे ज्ञात कर सकते हो, और इसका E कितना होता है, √h1/h, तो h1 कितना हुआ, 6/10, तो रूट ये 2/5 इसका प्रत्यावस्थान गुणांक हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब देखो कुछ चीजें अपन और डिस्कस करते हैं इसमें, कि जब हमने ये कहा था कि बहुत सारे टक्कर जो भी कितनी अनंत के बाद वस्तु रुक जाती है, तो इसको रुकने में कुल कितना समय लिया, रुकने से पहले कुल कितनी उसने दूरी तय करी, यदि वो ज्ञात करना हो तो वो अपन अब इसमें और आपसे पूछ लेते हैं, वो है बेटा जी रुकने से पूर्व लिया गया कुल समय व तय कुल दूरी, ये दो बातें अपन और डिस्कस करते हैं। तो कुल समय तो T, पहली बार गिरने का समय कितना T है ना भाई, प्लस फिर जाने का समय T1, आने का भी T1, तो 2T1 प्लस प्लस प्लस, ऐसे कितने स्टेप हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। चलो दो, ये 2T2 प्लस 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 कितना, इन्फिनिटी। अनंत पदों के पश्चात वस्तु अपने आप को विरामावस्था में लेके आ जाएगी। T प्लस 2, T1 का मान क्या था, e⁻1 इंटू T प्लस 2, T2 क्या था, e⁻2 इंटू T प्लस 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 अनंत। अब देखो इसमें ये तो है आपका T, और इन सारों में से हम लोग 2et कॉमन ले लें, तो शेष क्या रहा, यहाँ रहा 1 प्लस e, फिर आगे और इसकी पावर e⁻2, ऐसे करते करते अनंत पद आ जाएंगे। तो 1 को e से गुणा करो, फिर इससे e से गुणा करो, तो एक तरह से हमारे पास ये बन गई एक अनंत पदों की
गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। अब इसमें इसका अनंत पदों का योग हम कर सकते हैं, तो t प्लस ये है बेटा जी 2et और इसके अनंत पदों का अपन योग करते हैं। और पहला पद यहाँ पर क्या है 1, 1 होने पे 1 अपॉन लिखो, पहला पद अपॉन कितना, पहला माइनस का दूसरा पद। क्लियर? तो इससे सोल्व करने पे देखो ये है हमारे पास, जैसे मैं यहाँ ऊपर लिख दूं इसको, तो t प्लस कितना 2et और नीचे बेटा जी है 1 माइनस का e। हम चाहें तो अब यहाँ पे देखो ये t जो है इसको अपन कॉमन ले सकते हैं और t को अपन यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, देखो थोड़ा सा अपने गड़बड़ किया गया, वापस देख लो भाई। तो ऊपर हमारे पास यहाँ t है और इसमें ये हो गया वैल्यू, तो t प्लस एक तरह से 2et अपॉन 1 माइनस e, ये हमारे पास वैल्यू रहा। अब इसका अपन ले एलसीएम, तो एलसीएम हुआ 1 माइनस का e। क्लियर? 1 माइनस e। और चलो इसको छोड़ो एक बार। अब यहां से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का e इंटू टी प्लस कितना बेटा जी 2et। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया t से गुणा किया तो t माइनस का कितना et प्लस कितना बेटा जी 2et अपॉन 1 माइनस का e। अब ये तो है 2et प्लस का है, एक माइनस का है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का रह जाएगा, फिर उसमें से अपन t कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इंटू टी। और t क्या है, ये है प्रथम बार जब इसको ऊंचाई से गिराया था उस समय इसका समय है। क्लियर? तो ये समय जो है h ऊंचाई के रूप में है, तो ये समय वैसे आप देखो चाहो तो 2h अपॉन g भी कर सकते हो, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये है यहाँ पर विराम में आने से पहले का कुल समय, जो कि 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इंटू पहली बार का समय है वो है। यदि आपको यहाँ पर विराम में आने से पहले की कुल दूरी निकालनी है तो कुल दूरी आप जब ज्ञात करोगे तो डिस्टेंस जैसे अपन निकालेंगे तो देखो वो है हमारे पास d बराबर कितना h प्लस बेटा जी कितना 2h1 प्लस कितना 2h2 प्लस सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी। जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया था इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे h रहेगा, ये आएगा आपका 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों चीजें अपने को याद रखनी है कि कुल समय कितना लगा और तय दूरी कितनी है। अब इसी से देखो, और ये चीजें पूरी आपके मॉड्यूल में ढंग से लिखी हुई भी हैं, इनको आप खुद सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए अच्छा, अब सुनो कि जो हम यहाँ पर वेग में परिवर्तन की बात करें कि पहली टक्कर के पश्चात वेग में परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, उससे बल कितना लगा, तो कुल बल कितना लगता है वो भी अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज बल कितना लगता है, तो वो चीज जैसे मैं आपसे पूछूं, ध्यान दें आप कि पहली टक्कर ना फर्स्ट टक्कर, पहली बात तो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं, ये दोनों पद हैं उनको भी आप ढंग से कर लेंगे। थोड़ा बोर्ड को अपन खाली कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टडी करते हैं। तो एक पॉइंट जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे वो देखें, जैसे बॉल को आपने यहां से ड्रॉप किया, पहली टक्कर से ठीक पहले इसका मोमेंटम है p नीचे की तरफ m इंटू यू, टक्कर के ठीक बाद मोमेंटम इसका ऊपर की तरफ है, उसको अपन मान लें p1। p1 कितना है बेटा जी m v1, और v1 वैसे कितना था याद करो m v1 है आपका eu, ये हमने पढ़ा था। तो संवेग में परिवर्तन अपन निकालते हैं, यहाँ पर है कैसे अपोजिट, तो हम करें इसमें बाद वाले से पहला घटाएं, वैसे ये ज़्यादा ये कम है तो संवेग के परिवर्तन का परिमाण ज्ञात करता हूं मैं, डेल्टा P1 फर्स्ट वाला परिवर्तन का परिमाण। वैसे परिवर्तन तो कितना है ध्यान देना आप, ये बाद का है, ऊपर की तरफ है प्लस, तो क्या लिखूं इसको देखो P1, वैसे m इंटू यू है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो E इंटू पी, क्योंकि m इंटू यू क्या है m इंटू यू पी है, तो P1 कितना EP बन गया। ऐसे आप इसका P2 निकालोगे तो ये ई स्क्वायर इंटू पी बन जाएगा, Pn निकालोगे
तो e की पावर n इंटू पी बन जाएगा। ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो डेल्टा P1 का जो मान है वो देखो अपन निकालेंगे इससे, तो बाद वाले से पहले घटाता हूं, तो देखो ये हो गया आपका EP माइनस का, सॉरी ऊपर तो ऊपर की तरफ है ना और ये नीचे है, तो माइनस, ये फॉर्मूला क्या था इसका, P फाइनल माइनस का P इनिशियल, इससे कर दो आप। तो P फाइनल को मान लो ये वाला ऊपर की तरफ है, तो प्लस कौन सा EP माइनस, ये है डाउनवर्ड अगेन माइनस का P, तो माइनस माइनस प्लस, क्लियर। तो ये आपका हो गया EP प्लस P, इसमें से हम P कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको 1 प्लस E इंटू P कह सकता हूं। ये है डेल्टा P1। अब ऐसे डेल्टा P आप ज्ञात करोगे तो ये 1 प्लस E इंटू EP आ जाएगा। डेल्टा P3 निकालोगे तो डेल्टा P3 इस तरह से आप इसको ज्ञात करोगे, तो ये 1 प्लस E इंटू ई स्क्वायर इंटू P, इस तरह से पद इसे आते जाएंगे। तो कुल कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, और आपसे पूछे कि इसमें बल कितना लगा, तो कुल संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना हो, वो सबका योग हो गया डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अनंत इसके पद हो जाएंगे। जिसमें से आप देखो सारे पद जो हैं, फर्स्ट वाला डेल्टा P1 है 1 प्लस EP है। यदि मैं इन सब में से 1 प्लस EP, यदि इसको मैं सब में से कॉमन ले लूं तो इसमें तो ओनली 1 ही बचा देखो। इसमें अब ये डेल्टा 1 प्लस EP है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस EP मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले वाले में तो 1 बचा, दूसरे वाले में क्या बच गया E, फिर कितना बचा E स्क्वायर, ऐसे करते करते कितना अंत तक इसका मान हो जाएगा। फिर देखें ये भी एक बन गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन गई, इसके भी अनंत पद हैं, इसका भी अनंत पदों का योग कर सकते हैं अपन। और वैसे ही है, पहला पद 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस E, तो 1 प्लस E इंटू P तो ऑलरेडी है, इसका हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस का E इंटू P। ये है कुल संवेग का परिवर्तन। यदि कुल संवेग का परिवर्तन है तो आपसे ये पूछ सकता है कि अब इसमें औसत बल कितना लगा है। इस संवेग में परिवर्तन के कारण दीवार द्वारा गेंद पर और गेंद द्वारा दीवार पर या सरफेस पर या पृथ्वी पर कितना बल लगा है, वो फोर्स अपन निकाल सकते हैं इसमें। तो औसत बल यदि इसकी अपन गणना करते हैं F एवरेज, तो न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार ये है कुल संवेग में परिवर्तन बटा कुल समय। तो डेल्टा P ये अभी हमने ज्ञात करा है, ये है 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E इंटू बेटा जी P, और ये 1 अपॉन T का मान अभी अपने ज्ञात किया था, T क्या था 1 माइनस का E, 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, तो उसको ले जाता हूं ऊपर 1 माइनस का E इंटू T क्या था फर्स्ट कोलिजन का समय। अब देखो 1 प्लस E से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अपना जो अभी आंसर है P इंटू T। अब इसको अपन करें कन्वर्ट, तो P कितना है, P था M इंटू U, M इंटू, और U कितना है, यदि इसको अपन H ऊंचाई से ड्रॉप करते हैं तो U है आपका √2GH। T क्या था, इसको नीचे गिरने में लगा समय, तो समय हमारे पास, अच्छा पर ये T था नीचे, तो 1 अपॉन T है बेटा जी, ये P अपॉन T है, ये जो T है ना, ये T है, इससे नीचे है, ये ऊपर नहीं है। तो इस T की वैल्यू अपन लिखेंगे तो T है कितना 2h/g, √2h/g, √2h/g। अब इन दोनों पे रूट है, तो इस रूट को अपन चाहें तो इसके साथ ही कर दें, फिर इसको सॉल्व करें तो देखें आप, ये h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, g स्क्वायर का हो गया g mg। तो एवरेज फोर्स यहाँ कितना लग रहा है, mg लग रहा है। क्लियर, इसको आप डिस्कस करते जाना। इसको मैं यहां से हटा दूं भाई, बोलो, ये पूरा अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इसको याद कर लो। एवरेज फोर्स कितना है, वस्तु के भार के बराबर है, ये वस्तु का भार कहलाता है, वेट है। अब हम पढ़ेंगे इसमें m1 u1, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना m1 है, और वो u1 चाल से किसी स्थिर m2 से सम्मुख पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट गणनाएं करनी है। उसके बाद उस पे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमें देखना है।
तो करें स्टार्ट इसको। जैसे ये वस्तु है एक, इसका द्रव्यमान है बेटा जी m1, इसकी चाल है कितनी u1, इसके सामने दूसरी वस्तु आ गई है, उसका मास कितना है m2, बट ये है कैसा रेस्ट में। अब दोनों की टक्कर कौन सी है, सम्मुख पूर्णतः अप्रत्यास्थ। टक्कर के पश्चात दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ करके ये m1 मास यानी कुल मिलाकर के m1 प्लस m2 एक निकाय बन गया, और ये दोनों फिर क्या साथ गति करेंगे vc चाल से। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं इसमें बाई कॉलम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसके अनुसार जितना मोमेंटम पहले उतना बाद में, तो बाद वाला लिख दो पहले। तो क्या कर देखो m1 इंटू m2 vc इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है m1 इंटू u1। इससे हम इसका vc फाइंड कर सकते हैं। vc हमें मिल गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका vc है। दूसरा इसमें आपको फाइंड करना है कि इसका लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, डेल्टा के लॉस कितना है, लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, टक्कर के दौरान कितनी ऊर्जा की हानि हुई। तो डेल्टा के लॉस अपन यहाँ ज्ञात करेंगे। तो ये हुआ बेटा जी अपन ने पढ़ रखा है वैसे 1/2 m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और सम्मुख पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में E का मान कितना होता है 0। अब यहाँ u2 भी कितना है 0। अब u1 का स्क्वायर है u1 डॉट u1 आएगा, तो ये हो गया आपका u1 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें देखो कि जो वस्तु हम देख रहे हैं यहां पर, इसकी इस टक्कर से पहले जो सिस्टम आपको दे रखा है इसकी एनर्जी कितनी 0 है, इसकी एनर्जी कितनी है हाफ m1 u1 स्क्वायर है। यही है सिस्टम की आरंभिक कुल गतिज ऊर्जा। तो देखो इसमें ये जो पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट, ये क्या है, इसकी एक तरह से आरंभिक काइनेटिक एनर्जी है ना। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं अब कि m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के इनिशियल, ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का आरंभिक मान आ गया। तो अब देखो यहां से ये डेल्टा के लॉस अपॉन के इनिशियल, इसका मान है वो कितना है m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमको याद रखना चाहिए, स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं से एक चीज और देखो, मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं, नोट लिख रहा हूं। कई बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जो यहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यह संपूर्ण ऊष्मा अगर इसी निकाय के तापीय वृद्धि में प्रयुक्त हो जाए। अब हालांकि 11th का बच्चा है, उसको पता नहीं है, मालूम नहीं है, फिर भी एक बात जो है बहुत बाद की बात है, उसको बता दो। मान लो कि संपूर्ण ऊष्मा जो यहाँ निकल रही है वो वस्तु के ताप में वृद्धि में काम आ जाए, तो कितना उसका ताप बढ़ेगा। तो ताप वृद्धि के लिए जो ऊष्मा होती है ना, वो होती है ms डेल्टा थीटा। तो सिस्टम का मास कितना हो गया m1 इंटू m2, s होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा इंटू डेल्टा थीटा, जो ऊष्मा यहाँ पर रिलीज हुई थी डेल्टा के लॉस, इससे आप इसमें ताप में वृद्धि है वो ज्ञात कर सकते हो, डेल्टा थीटा है ना, इसका भाग देकर आप उसमें गणना कर सकते हो। क्लियर। सी, एक बात और मुझे पता करनी है कि फाइनल अपॉन कौन सा के इनिशियल। सिस्टम की जो बाद की गतिज ऊर्जा है वो आरंभिक की कितनी है, वो अपन यहां से निकाल लें। तो देखें हमने याद कर रखी है लॉस, वैसे लॉस को अपन मान लो घटा दें, लॉस को अपन माइनस कर दें, तो बची हुई ऊर्जा क्या आ जाती है, वही शेष आते वो के फाइनल होती है। वैसे के फाइनल है क्या, अगर आपसे पूछूं के फाइनल क्या है, तो वो है क्या, के इनिशियल माइनस का कौन सा, डेल्टा के लॉस, ये तो है ना। तो देखो के इनिशियल डेल्टा के लॉस क्या था अपना m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के इनिशियल। इसमें से अपन के इनिशियल कॉमन ले सकते हैं, बताओ। तो देखो के फाइनल, यदि के इनिशियल को कॉमन लेके नीचे ले आऊं इस तरफ, के इनिशियल इज इक्वल टू यहां शेष क्या रहा 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका एलसीएम कितना आ गया m1 प्लस m2, यहाँ है 1 अपॉन 1, तो ये तो है बेटा जी 1 m1 प्लस m2 माइनस का m2 से m2 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गई आपकी m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तीन रिजल्ट इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। कौन सा देखो, एक तो इसका VC कितना है, लॉस जो है वो कितना है, लॉस वाला जो पार्ट है वो है K2 अपॉन, यानी जो आपका टारगेट है उसका मास अपॉन सिस्टम टोटल मास है। यदि आपसे पूछता है कि इसकी बाद की कुल काइनेटिक एनर्जी,
और पहले की काइनेटिक एनर्जी उसका रेशियो कितना है, वो कितना है, m1/m1 प्लस m2 है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है, एक न्यूट्रॉन स्थिर न्यूट्रॉन से u वेग से सम्मुख पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो Vc कितना है, K फाइनल अपॉन K इनिशियल कितना है, और डेल्टा K लॉस अपॉन K इनिशियल कितना है, इसके मान अपने को पूछे हैं, और डेल्टा K लॉस भी आपसे पूछा है। ये मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ लिए। अब जो क्वेश्चन देखो, ये एक न्यूट्रॉन है, इसका मास हम m मान लें, ये u से मोशन कर रहा था। न्यूट्रॉन जो है उसका मास है न्यूट्रॉन से डबल होता है, इसका मास मानता हूं 2m, और ये बेटा जी है कैसा, रेस्ट में। अभी तक के जो नीट के क्वेश्चन है या जी मैंने क्वेश्चन आते हैं उसमें यही ट्रेंड है, वो पूछा जाता है, उसमें लक्ष्य को मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में रेस्ट माना गया है। तो जैसे कि आप जानते हो Vc का वैल्यू पर निकालें तो Vc हमारे पास था क्या, याद करो m1m इंटू यू अपॉन टोटल मास 3m। तो सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी, u/3 आ गई। बी में अगर मैं पूछूं आपसे K फाइनल अपॉन K इनिशियल का रेशियो कितना था, वो था आपका m1/m1 प्लस m2। तो m1 तो कितना, m अपॉन ये आपका 2 और 1 3, 3m 1/3 कितना है 0.33। सी आपसे पूछा डेल्टा K लॉस अपॉन K इनिशियल, वो है m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो वो हो गया आपका 2m अपॉन m प्लस m3m, ये लॉस आप 2/3, यानी एक तरह से 0.667% में निकालना हो कि लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ कितना परसेंटेज में निकालना हो, तो आप कह सकते हो 66.7% के अप्रोक्स में लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्लियर। तो जो हम पढ़ते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, उसका वैसेपन पीछे बात कर रखी इस बारे में, फिर भी ये 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली इनको आप अच्छे से ढंग से सॉल्व कर लें। अब हम इसके कुछ अनुप्रयोग हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें एक तो पढ़ने वाले हम इसकी ऑब्लिक कोलिजन है वो, दूसरा अपन पढ़ेंगे इसका बैलिस्टिक पेंडुलम, वो इसमें क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। ओके हाँ, एक कुछ मॉड्यूल की क्वेश्चंस आप देख लें बेटे। पृथ्वी से जो अप्रत्यास्थ टक्कर अपन ने पढ़ी थी उसकी क्वेश्चंस, ये सेकंड स्टेज थर्ड के और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पार्ट बी के अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये वाले क्वेश्चंस आप खुद कर लें, बोलो ठीक है। तो अब अपन इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। एक लेक्चर इसमें और आपको देने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जिसका रिमेनिंग पार्ट, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे जी, थैंक यू, जय CLC।